हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हिंदी नाटक का उद्भव और विकास, हिंदी रंगमंच का विकास और इसके अलावा जो प्रमुख नाटककार हैं भारतेंदु, जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर, राम कुमार वर्मा और मोहन राकेश जो हमारे सिलेबस का हिस्सा हैं, तो इन पर अच्छे से बातचीत करेंगे। और इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग दृष्टि के प्रिंटेड नोट से कंटेंट देखेंगे और फिर उसके बाद ये आपकी स्क्रीन पर जो अभी कंटेंट दिख रहा है ये 33 क्वेश्चन जो हैं ये 2000 से लेकर के 2024 तक जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये उन क्वेश्चंस का कलेक्शन है। और सबसे पहले तो इस टॉपिक से रिलेटेड कि हिंदी नाटक का किस तरीके से उद्भव हुआ, विकास हुआ, हिंदी रंगमंच का किस तरीके से विकास हुआ, प्रमुख नाटककारों के बारे में जान ले, भारतेंदु के बारे में जान लेते हैं, भारतेंदु की विचारधारा देख लेते हैं। इसके साथ साथ भारतेंदु किस तरीके के नाटक लिखते हैं, जयशंकर प्रसाद के बारे में भी यही बात कि उनकी विचारधारा देख लेते हैं, वो किस तरह के नाटक लिखते हैं, कौन कौन से नाटक लिखे हैं, यही जगदीश चंद्र माथुर के बारे में और यही राम कुमार वर्मा के बारे में और यही मोहन राकेश के बारे में। तो 5 प्रमुख नाटककार हैं जो हमारे सिलेबस में हैं और ये टॉपिक हमारे सिलेबस में है कि हिंदी नाटक का उद्भव और विकास किस तरीके से हुआ, हिंदी रंगमंच का विकास किस तरीके से हुआ। तो इन टॉपिक्स को देखेंगे आज के सेशन में और इन 33 क्वेश्चंस के ऊपर बातचीत करेंगे जो 2000 से लेकर के 2024 तक के बीच में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसके लिए कंटेंट कहाँ से पढ़ना है, तो दृष्टि का प्रिंटेड नोट्स है और प्रिंटेड नोट्स से ही हम लोग अपना कंटेंट कवर करते आए हैं पिछले सेशंस में और प्रिंटेड नोट्स से ही अपना कंटेंट कवर करेंगे। ठीक है, तो हिंदी नाटक का विकास, तो हिंदी नाटक का विकास किस तरीके से हिंदी नाटक का विकास रहता है उसको एक बार देख लेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात आपको ये बतानी है कि नाटक विधा से रिलेटेड कुछ एक दो बातें हैं जो आपसे करनी है, जिसमें ये एक बात है कि जैसे हमने जब हम लोग कहानी पढ़ रहे थे तो मैं आपको कुछ बातें बताई थी, जब मैं उपन्यास के बारे में बता रहा था तब कुछ उपन्यास से संबंधित कुछ विशेषताओं के बारे में बताया था और अब नाटक पढ़ रहे हैं तो नाटक से संबंधित कुछ स्पेसिफिक विशेषताएं हैं जो आपको जान लेना ज़रूरी है। जैसे कहानी के संदर्भ में मैंने आपको बताया था कि कहानी में 6 तत्व हैं, उपन्यास में भी 6 तत्व आपको बताए थे और बताया था कि ये एक फॉर्मेट है, विधा है और कहानी और उपन्यास में हमने अंतर भी देखा था। बाबू गुलाब राय का स्टेटमेंट भी हम लोगों ने देखा था, बाबू गुलाब राय के साथ साथ प्रेमचंद का भी स्टेटमेंट देखा था और प्रेमचंद ने स्पष्ट रूप से कहा था कि कहानी जो है वो अगर एक गमले की तरीके से है तो उपन्यास एक उद्यान की तरीके से है। कहानी एक गमला की तरीके से है तो उपन्यास जो है एक उद्यान की तरीके से है। ठीक है, तो ये प्रेमचंद का स्टेटमेंट हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो इस तरीके से कहानी और उपन्यास विधा के बारे में हम लोगों ने अच्छे से बातचीत कर लिया था। अब नाटक के बारे में हम लोग देखते हैं कि नाटक में आखिर इस विधा में क्या कुछ स्पेशल हो जाता है जो कहानी और उपन्यास में नहीं है। तो इस विधा में एक जो सबसे अलग हट करके बात है वो है रंगमंच का आना। इस विधा में रंगमंच मतलब एक प्रमुख फैक्टर बन जाता है जो नाटक को कथा और उपन्यास से अलग करता है। कथा और उपन्यास में हमने छह तत्वों के बारे में बातचीत किया था कि 6 तत्व कहानी में भी होते हैं और 6 तत्व उपन्यास में भी होते हैं, लेकिन नाटक में 7 तत्व होते हैं। ठीक है, 7 तत्व कौन कौन से हैं, जैसे पहला तो जो कहानी में भी है और उपन्यास में भी है वो है उद्देश्य है। उद्देश्य के अलावा देखें तो जैसे कथानक है, कथानक उद्देश्य हो गया, कथानक हो गया, चरित्र योजना, चरित्र योजना, चरित्र योजना, भाषा शैली, भाषा शैली, संवाद अथवा कथोपकथन, संवाद अथवा कथोपकथन और देश काल वातावरण, देश काल वातावरण,
देश, काल, वातावरण। तो ये 6 तत्वों के बारे में हम लोगों ने कहानी के स्तर पर भी देखा था और उपन्यास के स्तर पर भी देखा है। और इसके अलावा रंगमंच में क्या होता है, बस एक अलग से एक और तत्व जुड़ जाता है। मतलब नाटक में क्या होता है कि एक अलग से एक तत्व और जुड़ जाता है जिसको रंगमंच बोला जाता है, जो कि 7वां तत्व है। ठीक है, तो अब रंगमंच होता क्या है। रंगमंच जैसे अगर साधारण शब्दों में आपको बताऊं तो साधारण शब्दों में रंगमंच का तात्पर्य है कि जैसे अभी साहित्य केवल पढ़ने तक ही सीमित था। जैसे हमने कुछ रामायण महाभारत की कहानियाँ केवल पढ़ी ही, लेकिन जैसे आपने गांव के स्तर पर देखा होगा कि रामलीला होती है, या जैसे रास लीला होती है, ब्रज वाले क्षेत्र में ज़्यादातर देखने को मिलती है। तो या इस तरीके से बहुत सारे थिएटर्स देखने को मिलते हैं, दिल्ली में भी, मुंबई में भी, और भी बहुत जगह पर। या आजकल जैसे जो सिनेमा है, ये भी एक तरीके का मंचन ही है। जैसे बहुत सारी ऐसी हिंदी की कहानियाँ हैं या उपन्यास हैं जिनके ऊपर मंचन किया गया, जिनके ऊपर मूवीज आई हैं। तो रंगमंच उसी बात को इंडिकेट करता है जिसमें साहित्य को स्टेज पर लेकर के आया जाता है, साहित्य का मंचन किया जाता है। उस साहित्य को मतलब सिर्फ पढ़ने तक ही सीमित नहीं, उसको एक तरीके से मंच पर उकेरा जाता है, विभिन्न विभिन्न चरित्रों के माध्यम से, विभिन्न पात्रों के माध्यम से उसको मंच पर उकेरा जाता है, वही रंगमंच है। ठीक है, तो ये जो कि नाटक को उपन्यास और कहानी की विधा से अलग बनाता है, वो तत्व है रंगमंच है। तो ये बात एक आपको बतानी थी नाटक विधा की शुरुआत करने से पहले। अब हम अपने कंटेंट पर आते हैं कि हिंदी नाटक विधा का आरंभ कैसे होता है। तो हिंदी में पहले जो नाटक विधा थी वो संस्कृत में, जैसे बहुत सारे नाटकों का लिखा जाना था, उनका मंचन देखने को मिलता था। प्राकृत में संबंध नाट्य परंपरा थी, समृद्ध नाट्य परंपरा थी संस्कृत में, फिर प्राकृत में, फिर धीरे धीरे मध्यकाल में देखोगे तो रास लीला, रामलीला, नौटंकी आदि का उदय होने से जन नाटकों का प्रचलन बढ़ा था। ठीक है, कुछ उस जो प्रारंभिक नाटकों में जो नाम है, प्राणचंद्र चौहान का रामायण महानाटक या विश्वनाथ सिंह का आनंद रघुनंदन, तो ये कुछ प्रारंभिक दौर के नाटक हैं, तो इनके बारे में है। फिर इसके बाद धीरे धीरे जब विकास होता चला जाता है तो पारसी थिएटर कंपनियां आती हैं। ये क्या होती हैं पारसी थिएटर कंपनियां? ये एक्चुअली क्या है कि पारसी थिएटर कंपनियां जो हैं ये उच्च वर्ग के भारतीय लोगों के द्वारा चलाई गई एक नाटक मंडली है। जो उच्च वर्ग के भारतीय लोग हैं वो इसका संचालन करते हैं, और ये मुंबई और उसके आसपास के कुछ क्षेत्रों में ये पारसी थिएटर उस टाइम पर बहुत चलन में था। और जो पारसी समाज से आने वाले लोग हैं वो इस थिएटर को रेगुलेट कर रहे थे, इस थिएटर को संचालित कर रहे थे, और इसमें पाश्चात्य प्रयोगों का प्रभाव देखने को मिलता है। नाटकों का व्यवसायीकरण देखने को मिलता है। जैसे पहले नाटक को एक जैसे कोई धर्म वगैरह नहीं होता है कि लोगों की मतलब ऐसा करना एक धार्मिक काम है, उस तरीके से पहले नाटक लोग करते थे। राम के चरित्र को उभारते थे, लक्ष्मण के चरित्र में आते थे, तो एक तरीके से वो कहीं ना कहीं धार्मिक मुद्दों पर भी ज़्यादातर रहता था नाटक। और कहीं ना कहीं जो लोग इसको करते थे वो खुद को मतलब इस तरीके से रखते थे कि वो इसको व्यवसाय के तरीके से नहीं देखते थे, वो इसको अपने धर्म का प्रचार प्रसार या धार्मिक मान्यताओं को स्थापित करने के उद्देश्य से शुरुआत में देखते थे। लेकिन जब पारसी थिएटर आए तो पारसी थिएटर में अक्सर ये देखा जाने लगा कि पारसी थिएटर जो हैं इनके माध्यम से नाटकों का व्यवसायीकरण किया जाने लगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और कभी भी आपको कुछ टिप्पणी लिखने को आए कि पारसी थिएटर परंपरा के बारे में, तो इस बात का जरूर जिक्र करना है कि पारसी थिएटरों के माध्यम से नाटकों का व्यवसायीकरण किया जाने लगा। इनमें पाश्चात्य प्रयोग ज़्यादा देखने को मिलता है, उच्च वर्ग के भारतीय लोगों द्वारा संचालित है, और मुंबई और उसके आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिलता है। जैसे दादा भाई नौरोजी पारसी समाज से आने वाले व्यक्ति थे, तो
तो वो सारी कुछ बातें हैं। तो किस तरीके से नाटक का विकास हो रहा है, पहले संस्कृत में, फिर प्राकृत में, फिर रासलीला, रामलीला, नौटंकी, फिर शुरुआती नाटककारों में प्राणचंद चौहान का नाम आता है, विश्वनाथ सिंह का नाम आता है। प्राणचंद चौहान की रामायण महानाटक या विश्वनाथ सिंह का आनंद रघुनंदन, और पारसी थिएटर कंपनियां देखने को मिली, जिससे नाटक परंपरा और विकसित हुई। और ये पारसी थिएटर कंपनियां थी, ये कथानक के स्तर पर रामायण और महाभारत से ही कहानियां उठाती थी, या फिर पारसी प्रेम कथाओं से थीम उठाती थी, या अंग्रेजी नाटकों हेमलेट, रोमियो जूलियट, इनसे अपनी थीम्स उठाती थी। जैसा कि मैंने बताया कि जो पारसी थिएटर कंपनियां हैं, इनमें पाश्चात्य प्रयोगों का प्रभाव देखने को मिलता था। तो उसी के चलते अंग्रेजी नाटक जो हैं, हेमलेट और रोमियो जूलियट, इनका प्रभाव देखने को मिलता है पारसी थिएटर कंपनियों में। कुल मिलाकर के कहें तो पारसी थिएटर कंपनियां आने से जो नाटक परंपरा है वो और अधिक समृद्ध हुई है, नाटक परंपरा समृद्ध हुई है। ठीक है, तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर उसके बाद इसमें ये हमारे जब दृष्टि का प्रिंटेड नोट्स आप उठाओगे तो पहली हेडिंग यही है कि हिंदी नाटक विधा का आरंभ कैसे हुआ। तो आरंभ के बारे में ये कुछ बात बस ध्यान रखना है। फिर हिंदी नाट्य साहित्य का विकास, तो जिस तरीके से कहानी और उपन्यास में हम लोगों ने पिछले सेशन में देखा था कि कहानी और उपन्यास में जिस व्यक्ति के ऊपर कहानी और उपन्यास परंपरा का विभाजन किया गया था वो व्यक्ति हैं प्रेमचंद। और हिंदी नाट्य साहित्य में प्रेमचंद के नाम पर काल विभाजन ना करके जयशंकर प्रसाद के नाम को आधार बना करके काल विभाजन किया गया है। और तो इस तरीके से कह सकते हैं कि कहानी और उपन्यास परंपरा में जो स्थान प्रेमचंद का है, जो केंद्रीय महत्व प्रेमचंद का है, हिंदी नाटकों में वही केंद्रीय महत्व जयशंकर प्रसाद का है। तो ये बात ध्यान रखना है। और यही काल विभाजन है कि प्रसाद पूर्व किस तरीके से हिंदी नाटकों का विकास हुआ, प्रसाद युगीन हिंदी नाटकों का विकास किस तरीके से हुआ, प्रसादोत्तर स्वतंत्रता पूर्व हिंदी नाटक और स्वातंत्रोत्तर हिंदी नाटक। तो ये कुछ प्रसाद के नाम पर हिंदी नाटकों का विकास, हिंदी नाटक परंपरा के काल विभाजन का कुछ क्रम इस प्रकार है जो आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आ जाएं कि प्रसाद पूर्व हिंदी नाटक किस तरीके से है, क्या कुछ चला, कैसे क्या कुछ रहा। तो प्रसाद पूर्व हिंदी नाटक दो भागों में विभाजित है, भारतेंदु युगीन नाटक और द्विवेदी युगीन नाटक। भारतेंदु युगीन नाटक जो है वो 1850 से 1900 है, और इसके जो प्रमुख हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं और इसमें ये जो वर्ग है, इस पर ये वर्ग मतलब भारतेंदु के बारे में थोड़ा बहुत अगर आपको बताऊं, भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में, तो ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मतलब जो समन्वय की परंपरा में विश्वास रखते हैं। मतलब इनका ऐसा कुछ रिजिड मानना नहीं है कि भारतीय परंपरा से संबंधित या भारतीय परंपरा में जो विकसित नाट्य पद्धतियां हैं उन्हीं को लेकर के चलेंगे, इनका ऐसा कुछ मानना नहीं। ये भारतीय परंपरा की पद्धति को भी अपनाते हैं और पाश्चात्य परंपरा की पद्धतियों को भी अपनाने से कुछ ऐसा नहीं है, परहेज करते हैं। तो भारतीय परंपरा और पाश्चात्य परंपरा दोनों को अपनाने पर जोर करते हैं। इसीलिए यहाँ पे लाइन है कि एक वर्ग पाश्चात्य संस्कृति का समर्थन कर रहा था, एक वर्ग ऐसा भी था जो इसका विरोध भी करता है पाश्चात्य का, जो केवल भारतीय परंपरा है उसी का समर्थन करता है। लेकिन अगर खासकर भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में बताएं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र उस तरीके के व्यक्ति हैं जो समन्वय की परंपरा में विश्वास करते हैं, जो भारतीय परंपरा में भी और पाश्चात्य परंपरा दोनों में विश्वास रखते हैं। ठीक है, और मूल उद्देश्य इनका मनोरंजन है, जागृत करना है, लोगों को आत्मविश्वास जगाना है। इस तरीके के कुछ थीम्स पर भारतेंदु युगीन नाटक लिखे गए हैं। और इसमें देवकीनंदन खत्री का सीताहरण, भारतेंदु का भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी। भारत दुर्दशा हमारे सिलेबस का भी हिस्सा है और तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे, आप भी आगे पढ़ते हैं। ठीक है, और प्रताप नारायण मिश्र का शिक्षादान है। और इस काल में कुछ प्रहसन भी लिखे गए। प्रहसन क्या होता है? प्रहसन एक तरीके से
प्रहसन उन नाटकों को कहा जाता है प्रहसन उन नाटकों को कहा जाता है जिनमें व्यंग के माध्यम से विवरण को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, जैसे भारत दुर्दशा, वैदिक हिंसा, हिंसा ना भवती, बूढ़े मुंह मुहासे। बूढ़े मुंह मुहासे राधाचरण गोस्वामी की नाटक है, राधाचरण गोस्वामी। और भारत दुर्दशा और वैदिक हिंसा, हिंसा ना भवती, ये भारतेंदु की ही है। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो ये प्रहसन का मतलब आपको समझ आ रहा होगा कि उन नाटकों को कहा जाता है जिनमें व्यंग के माध्यम से विवरण को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो उनको प्रहसन बोला जाता है। तो इस काल में कुछ प्रहसन भी लिखे गए कि कुरीतियों पर व्यंग होता है, धार्मिक मान्यताओं पर व्यंग होता है, तो उन्हीं को प्रहसन बोला जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और बहुत सारे ऐसे नाटक, जैसे कुछ ट्रेजेडी भी लिखी गई हैं, जैसे दुखांत। ट्रेजेडी मतलब दुखांत नाटक, एक तरीके से सामान्य अर्थों में समझ लो कि दुखांत नाटक हैं। जैसे भारतेंदु का एक नाटक है नील देवी, उसको दुखांत के नज़दीक माना जाता है। अनुदित नाटक माना जाता है कि ऐसे नाटक जो किसी अन्य भाषा में थे लेकिन उनका फिर हिंदी में अनुवाद किया गया। ठीक है, तो उनको अनुदित नाटक बोला जाता है। जैसे राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शकुंतल का अनुवाद किया। अभिज्ञान शकुंतलम जो है वो कालिदास की नाटक है, और जो कि संस्कृत में थी, तो उसका हिंदी में अनुवाद किया गया है। ठीक है, राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा। और भारतेंदु युग के सर्वश्रेष्ठ नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। और अन्य नाटककारों में श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी और राधा कृष्ण दास, ये कुछ नाम है। तो कभी कभी हो सकता है कि प्रसाद पूर्व हिंदी नाटक पर 10 मार्क्स का कुछ ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है, 10 मार्क्स में 150 वर्ड्स में लिखने को, कि प्रसाद पूर्व हिंदी नाटक परंपरा किस तरीके से विकसित हुई। तो उसमें भारतेंदु का नाम ले लेना है, और भारतेंदु के व्यक्तित्व के बारे में कुछ बताना चाहो तो बता सकते हो। फिर ज़्यादातर बता देना है कि इस जो भारतेंदु गीन नाटक है, जो प्रसाद पूर्व हिंदी नाटक 2 खंडों में विभाजित है। पहले तो ये इंट्रो में बता देना है कि प्रसाद पूर्व हिंदी नाटक परंपरा में भारतेंदु गीन नाटक व द्विवेदी युगीन नाटक 2 उपखंडों में नाटक परंपरा देखने को मिलती है। भारतेंदु युगीन नाटक के प्रमुख व्यक्ति जो हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, और भारतेंदु हरिश्चंद्र समन्वयकारी व्यवस्था में विश्वास करते हैं, जो कि भारतीय परंपरा को भी साथ में लेकर के चलते हैं और पाश्चात्य परंपरा को भी। और ज़्यादातर इस काल में जो भी नाटक लिखे गए उनका उद्देश्य या तो फिर मनोरंजन है, या फिर जन सामान्य को जागृत करना है, या आत्मविश्वास को जगाना है। और इस काल के प्रमुख नाटकों में देवकीनंदन खत्री का सीताहरण, भारतेंदु का भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, कुछ प्रहसन भी लिखे गए, वैदिक हिंसा, हिंसा ना भवती, राधाचरण गोस्वामी का बूढ़े मुंह मुहासे। तो इस तरीके के कुछ प्रहसन को दुखांत नाटक भी लिखे गए, जैसे नील देवी। दुखांत नाटक का तात्पर्य एक बार आपको बता देता हूँ कि दुखांत नाटक का मतलब क्या होता है। दुखांत नाटक का मतलब है कि जो नाटक का अंत है, नाटक का अंत किसी दुखद घटना पर हुआ है। ठीक है, किसी दुखद घटना पर हुआ है, नाटक का अंत किसी दुखद घटना पर हुआ है, उसी को दुखांत नाटक कहते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली जनरली भारतीय परंपरा जो है वो नाटक का अंत दुखद घटना पर नहीं मानता है, लेकिन पाश्चात्य परंपरा जो है, पाश्चात्य परंपरा वो ऐसा मानती है कि नाटक का जो अंत है वो दुखद घटना पर होना चाहिए, ऐसा कुछ है। लेकिन भारतीय परंपरा जो है वो सुखद अंत करती है जनरली। तो भारतेंदु ने मतलब वही पाश्चात्य परंपरा को भी अपनाया है, और पाश्चात्य परंपरा को अपनाते हुए कई नाटकों का जो अंत है वो दुखांत भी किया है। जैसे नील देवी नाटक, अनुदित नाटक भी हुए, ऐसे नाटक जिनका अनुवाद हुआ है, किसी अन्य भाषा में थे फिर उनका हिंदी में अनुवाद हुआ है। जैसे राजा लक्ष्मण सिंह का अभिज्ञान शकुंतल नाटक है। ठीक है, मतलब राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शकुंतल नाटक का अनुवाद किया। अभिज्ञान शकुंतलम नाटक तो वैसे मूलतः कालिदास का है, संस्कृत में लिखा गया, लेकिन इसका राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा अनुवाद किया गया। ठीक है, तो वो कुछ बातें ध्यान रखना है। और द्विवेदी युगीन नाटक जो हैं, जो कि
प्रसाद पूर्व नाटकों का एक उपखंड है द्विवेदी युगीन नाटक 1900 से 1918। और इसमें भारतेंदु जैसी कोई प्रतिभा नहीं थी। भारतेंदु द्वारा जो स्थापित रंगमंच है उसको ये आगे ना बढ़ा सके। जो रंगमंच की जिस परंपरा को भारतेंदु ने जहाँ पर छोड़ा था वहीं पर वो रंगमंच परंपरा देखने को मिलती है। उसमें कुछ बहुत ज़्यादा विकास ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है। और इस युग के जो नाटक हैं, जयशंकर प्रसाद का करुणालय है, प्रताप नारायण मिश्र का भारत दुर्दशा है, ठीक है। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना है। द्विवेदी युगीन नाटक प्रसाद पूर्व नाटकों में दो उपखंड देखने को मिलते हैं, भारतेंदु युगीन नाटक और द्विवेदी युगीन नाटक। और फिर उसके बाद प्रसाद युगीन नाटक में, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि प्रसाद युगीन नाटक के सबसे प्रमुख व्यक्ति अगर आपसे पूछा जाए तो जयशंकर प्रसाद ही हैं। और जयशंकर प्रसाद के अलावा कुछ अन्य नाम भी आते हैं, जैसे आगा हस्र कश्मीरी, नारायण प्रसाद बेताब, सुदर्शन, जीपी श्रीवास्तव, ये कुछ अन्य नाम भी आते हैं। और ज़्यादातर इस काल में जो नाटक लिखे गए उनका जो थीम था वो देश में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन विकसित करने से संबंधित था। मतलब राष्ट्रीयता का तत्व अत्यधिक उभर करके आता है, राष्ट्रीयता के तत्व पर अत्यधिक लेखनी देखने को मिलती है। इसीलिए प्रसाद के नाटकों की एक लाइन याद आ रही है मुझे कि हिमाद्रि तुंग संग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। इस तरीके के मतलब राष्ट्रीयता के तत्व पर ज़्यादा लेखनी चलाई है प्रसाद युगीन नाटकों में। पारसी थिएटर अपने चरम पर विकसित हुआ है, ठीक है। और जयशंकर प्रसाद चूँकि हमारे सिलेबस में ही है तो प्रसाद के बारे में तो अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन इसके अलावा जैसे अगर प्रसाद युगीन नाटकों पर जैसे 10 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आए 150 वर्ड्स में लिखने को हो तो बस कुछ और नाम भी ध्यान रखना है, जैसे आगा हस्र कश्मीरी का या नारायण प्रसाद बेताब का और इनकी एक एक नाटक, ठीक है बस। और ज़्यादातर ऐतिहासिक नाटक इस काल में लिखे गए, रोमांचकारी नाटक लिखे गए, पौराणिक नाटक, समसामयिक नाटक, और जिसमें बेचन शर्मा उग्र की चार बेचारे, उचबक, यथार्थवादी नाटक भी लिखे गए। और यद्य जयशंकर प्रसाद का हिंदी साहित्य की नाट्य परंपरा में अत्यधिक केंद्रीय महत्व है। लेकिन प्रसाद जो हैं जयशंकर प्रसाद, अगर उनके बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊं तो प्रसाद का स्पष्ट मानना था जयशंकर प्रसाद का कि नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए। प्रसाद का स्पष्ट मानना था कि नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, ना कि रंगमंच के लिए नाटक, ना कि रंगमंच के लिए नाटक, ना कि रंगमंच के लिए नाटक। ये प्रसाद का मानना था। इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि प्रसाद के बारे में तारीफ कर रहा हूँ कि बुराई कर रहा हूँ, क्या है। प्रसाद जैसे स्पष्ट रूप से कहते थे कि नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, ना कि रंगमंच के लिए नाटक, ना कि रंगमंच के लिए नाटक। तो इसका मतलब क्या है, जैसे प्रसाद, जैसे आप स्कंदगुप्त ही जब, जो कि हमारे सिलेबस में ये नाटक लगा हुआ है, तो जब आप स्कंदगुप्त पढ़ोगे तो स्कंदगुप्त में प्रसाद के नाटकों में या स्कंदगुप्त नाटक के विशेष संदर्भ में अगर बात करें तो कई सारे दृश्य देखने को मिलते हैं, चरित्र संख्या अधिक देखने को मिलती है, भाषा जो है वो जटिल देखने को मिलती है, मुख्य बात जो है वो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि प्रसाद के नाटकों में कई सारे दृश्य बनाने पड़ते हैं, कई सारे स्थितियाँ बनाने के लिए प्रयास करना पड़ता है। तो कई सारे दृश्य चूँकि नाटक में उपस्थित होते हैं तो मंचन करना उतना मतलब प्रभावी नहीं हो पाता है। मंचन अभी हाल फिलहाल में जैसे तकनीकी स्तर पर विकास हुआ है,
तो अभी अभी ये देखा गया है कि प्रसाद के जो अधिकांश नाटक हैं उनका अब मंचन जो है वो आसान हो गया है। लेकिन पहले क्या था कि प्रसाद के नाटकों का जो मंचन था वो अत्यधिक जटिल था। प्रसाद के नाटकों का मंचन करना एक दुरूह कार्य था। तो वो जटिलता जो है वो कहीं ना कहीं प्रशांत के नाटकों की एक कमी है, जो आगे चलकर हम देखेंगे कि जब मोहन राकेश के नाटक हम देखेंगे तो मोहन राकेश ने इसी रंगमंच की नाटक में रंगमंच को अत्यधिक सरल बना दिया है, अत्यधिक आसान बना दिया है। जैसे आषाढ़ के एक दिन में कुछ ही दृश्य हैं। आषाढ़ का एक दिन जो नाटक हमारे सिलेबस में है, तो इसमें कुछ ही दृश्य हैं जिनको उकेरना है मंच पर, जिनकी लिए तैयारी करनी है। तो ये इसका मंचन करना आसान है, जबकि प्रसाद के नाटकों का मंचन करना अत्यधिक मुश्किल काम था। वो आजकल तो जैसे तकनीकी हो गई है, तकनीकी स्तर पर विकास हो गया है, तो आजकल ऐसा हो रहा है कि प्रसाद के नाटकों का अच्छे से मंचन हो पा रहा है। लेकिन चूंकि ये प्रसाद की अपनी खूबी है कि प्रसाद का मानना था कि हम नाटक इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि उसका रंगमंच अच्छे से हो सके, वो स्टेज पर अच्छे से आ सके, इसलिए तो हम नाटक साहित्य नहीं लिख रहे हैं। हम तो नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, हमारे साहित्य के लिए आप रंगमंच बनाइए, लेकिन ऐसा नहीं है कि रंगमंच के लिए नाटक लिखें, ऐसा नहीं हो सकता है। ये प्रसाद का अपना मानना था, जो कि जब आगे मैं आपको बताऊंगा कि कुछ समीक्षक इसके समर्थन में भी हैं, कुछ समीक्षक इसका विरोध भी करते हैं, तो वो आगे के कंटेंट में हम लोग देखेंगे, ठीक है। और प्रसाद की भाषा को लेकर के भी बहुत ज़्यादा, इवन यहाँ तक कि प्रेमचंद ने भी प्रसाद की भाषा को लेकर के बोला है कि जो प्रसाद की भाषा है वो ऐसी प्रतीत होती है जैसे कई टन मिट्टी के नीचे दबी कोई लाश हो। जैसे ये प्रेमचंद का स्टेटमेंट है प्रसाद की भाषा को लेकर के, कि प्रसाद की भाषा कभी कभी इतना जटिल प्रतीत होती है। प्रसाद की भाषा की जटिलता को लेकर प्रेमचंद कहते हैं कि प्रसाद की भाषा ऐसी प्रतीत होती है जैसे कि कई टन मिट्टी के नीचे दबी कोई लाश हो। तो इस तरीके की प्रसाद की भाषा की जटिलता को लेकर के प्रेमचंद ने भी उसकी आलोचना किया है। तो ये कुछ प्रसाद की कुछ कमियां भी हैं, और रंगमंच को उतना वरीयता ना देना, ये प्रसाद की अपना व्यक्तित्व है, अपना तरीका है। लेकिन प्रसाद का हिंदी साहित्य की नाट्य परंपरा में एक प्रमुख स्थान है। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना है बस आप लोगों को प्रसाद के बारे में, जो कभी आंसर राइटिंग करते हुए आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। और जो प्रसाद युग है उसमें बहुत सारे अनुदित नाटक भी लिखे गए। जैसे मैथिली शरण गुप्त ने भास का जो स्वप्नवास दत्ता है उसका अनुवाद किया है मैथिली शरण गुप्त ने, ठीक है। प्रसादोत्तर स्वतंत्रता पूर्व हिंदी नाटक में, तो प्रसादोत्तर स्वतंत्रता पूर्व नाटक में राष्ट्रीय चेतना वाला तत्व तो अभी भी, क्योंकि स्वतंत्रता पूर्व प्रसादोत्तर तो है लेकिन स्वतंत्रता पूर्व हिंदी नाटक परंपरा, इसमें राष्ट्रीय चेतना का तत्व तो अभी भी है। यथार्थपरक समस्या प्रधान नाटक लिखे जा रहे हैं। और स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद किस तरीके से नाटक परंपरा विकसित हुई, तो उसमें 1947 से आज तक जो देखें तो उसमें जो पहला तत्व तो देखने
देखने को मिलता है कि आधुनिकता बोध और विसंगति बोध का तत्व देखने को मिला है। तो आधुनिकता बोध किसे कहते हैं? आधुनिकता बोध का तात्पर्य मतलब नव निर्माण की आकांक्षा, इस पर आधारित नाटक थीम्स जो हैं इस थीम पर आधारित नाटक लिखे जा रहे थे, आधुनिकता बोध पर आधारित। विसंगति बोध का तात्पर्य क्या होता है? विसंगति बोध का मतलब होता है कि जीवन में निराशा होना, कुंठा होना, निराशा एवं कुंठा पर आधारित नाटक बहुत सारे इस थीम पर आधारित बहुत सारे नाटक लिखे जा रहे थे, जिसमें मतलब जीवन में जो असफलता मिली उस असफलता को लेकर के जो निराशा एवं कुंठा है उस पर उसी स्थिति को विसंगति बोध बोला जाता है। आधुनिकता बोध बोला जाता है जब नव निर्माण की आकांक्षा हो। विसंगति बोध मतलब जीवन में असफलता से जो निराशा एवं कुंठा है उसके ऊपर जब साहित्य या नाटक लिखा जाता है, तो वही बात यहाँ पे कह रहा है कि स्वतंत्रोत्तर नाटक परंपरा में बहुत जो नाटक लिखे गए उनकी जो थीम है वो आधुनिकता बोध परक है या तो फिर विसंगति बोध वाले नाटक हैं। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें मध्य वर्ग जो है वो सर्वाधिक प्रभावित हुआ, और जिस तरीके से मैंने आपको नई कहानी पढ़ाया था, नई कविता मैंने आपको अभी आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन नई कहानी की कुछ प्रवृत्तियां आपको बताई थी। नया उपन्यास जब पढ़ा रहा था तो वो भी आपको बताया था कि नया उपन्यास भी देखने को मिला। तो नया उपन्यास, नई कहानी, ये वही दौर है 1950 के बाद का, या कहें तो एग्जैक्ट कहें तो 1956 से 1963 ईस्वी का वो दौर नई कहानियों का। ये कुछ वही दौर है जिसमें क्या हो रहा है कि जो ज़्यादातर जो साहित्य लिखा जा रहा है उसमें उसकी जो थीम है वो यही थीम है, या तो फिर आधुनिकता बोध पर ज़्यादातर नाटक लिखे जा रहे हैं या विसंगति बोध पर ज़्यादातर नाटक लिखे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ये थीम ध्यान रखना है। और कुछ जो प्रमुख नाटककार इस टाइम के हैं वो हैं धर्मवीर भारती का एक नाटक है अंधा युग, मोहन राकेश का एक नाटक है आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस, ये वही विसंगति बोध से संबंधित नाटक हैं। और धर्मवीर भारती का जो कृत है अंधा युग, इस पर यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा था। धर्मवीर भारती कृत अंधा युग में क्या होता है इसको एक बार बता देता हूँ मैं आपको। अंधा युग जो धर्मवीर भारती की जो नाटक है, इस पे जो सार्थ हैं, सार्थ का मैंने पिछले सेशन में मैंने आप लोगों को डिटेल में भी बताया था कि सार्थ का एक दर्शन है अस्तित्ववाद दर्शन, सार्थ का अस्तित्ववाद दर्शन, तो उसका प्रभाव इस पर देखने को मिलता है। अस्तित्ववाद दर्शन का, सार्थ के अस्तित्ववाद दर्शन, सार्थ के अस्तित्ववाद दर्शन का प्रभाव देखने को मिलता है। और सार्थ का अस्तित्ववाद दर्शन कहता क्या है ये सब मैंने बहुत डिटेल में पिछले सेशंस में बताया है, लेकिन कुछ अगर बताना भी हो तो मैं यहाँ पर ये बता सकता हूँ कि सार्थ का अस्तित्ववाद दर्शन ये कहता है कि व्यक्ति को अपने निर्णय स्वयं लेना चाहिए, व्यक्ति को अपने निर्णय स्वयं लेना चाहिए, व्यक्ति को अपने निर्णय स्वयं लेना चाहिए। एक तो ये व्यक्ति को अपना निर्णय स्वयं लेना चाहिए, व्यक्ति को वस्तु नहीं बनना चाहिए, व्यक्ति को वस्तु नहीं बनना चाहिए, वस्तु नहीं बनना चाहिए, वस्तु नहीं बनना चाहिए। तो इसमें स्व की स्वतंत्रता पर अत्यधिक जोर दिया गया है सार्थ के अस्तित्ववादी दर्शन में। और सार्थ के अलावा मैंने एक दो जो दार्शनिक हैं उनका नाम और भी बताया था। सार्थ हो गए, और इसमें थॉमस एडलर हो गए, कार्ल युंग हो गए, उनका भी नाम आपको बताया था, तो उनका भी नाम ध्यान रखना है। ठीक है, और जब सिगमंड फ्रायड आपको बता रहा था मनोविश्लेषणवाद, तो उसमें सिगमंड फ्रायड के अलावा भी मैंने कुछ और नाम भी बताए थे। सिगमंड फ्रायड और सिगमंड फ्रायड के अलावा एक दो दार्शनिकों के नाम और भी उस टाइम पर जब मैं आपको बता रहा था। तो सार्थ के अस्तित्ववाद में सार्थ के अस्तित्ववाद में शायद से किरकेगार्द का भी नाम आपको बताया था, तो उनका भी नाम ध्यान रखना है। ठीक है, और तो ये कुछ सार्थ के अस्तित्ववादी दर्शन से संबंधित बातें ध्यान रखना है। अंधा युग धर्मवीर भारती का नाटक है, जिसमें इस नाटक में होता क्या है कि पांडव
और कौरवों के बीच में क्या स्थिति रहती है उसी का जिक्र है कि पांडव जो हैं वो युद्ध जीत गए हैं और लेकिन कौरव जो हैं वो युद्ध हार गए हैं। तो वो युद्ध के बाद क्या स्थिति रहती है उसका जिक्र इसमें किया गया है। और इसमें महाभारत के अंतिम दिन से लेकर श्री कृष्ण की मृत्यु तक का विवरण प्रस्तुत किया गया है कि युद्ध पांडवों के युद्ध जीतने के बाद और कौरवों के युद्ध हारने के बाद क्या कुछ स्थिति रहती है उसका जिक्र है। ठीक है। और इसमें महाभारत के अंतिम दिन से लेकर श्री कृष्ण की मृत्यु तक का विवरण प्रस्तुत किया गया है और इसके माध्यम से यह बताया गया है कि किस प्रकार पांडव जीत कर भी हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। क्यों हारा हुआ महसूस कर रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर आत्मग्लानि का भाव है, भाइयों को के खो जाने का गम और अपने परिवारजनों एवं गुरुजनों का ना होना ये उनके दिमाग में है। कौरव 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 तो मतलब हार ही गए हैं और कौरव को लेकर के सारे माता गंधारी के जो सारे बेटे हैं वो नहीं रहे हैं, तो माता गंधारी परेशान है। धृतराष्ट्र की स्थिति, विदुर के बारे में ये सारी बातचीत इस जो धर्मवीर भारती का जो अंधा युग नाटक है उसके माध्यम से ये सारी बातों को घेरा गया है, इन सारी बातों को बताया गया है। साथ ही साथ इसमें यह भी बताया गया कि श्री कृष्ण का युद्ध के बाद क्या पक्ष है, श्री कृष्ण क्या कुछ बताते हैं। और लेखक यह भी साबित करने की कोशिश कर रहा है, धर्मवीर भारती यह भी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई पक्ष पूर्णतया सत्य नहीं है, हर एक पक्ष में कुछ न कुछ गलतियां हैं। श्री कृष्ण को शाप भी मिलता है और बहेलिया द्वारा श्री कृष्ण को बाण लगना ये वाला भी घटनाक्रम इसमें कवर होता है। यदुवंश द्वारा किस तरीके से यादवों का वंश यदुवंश के लोग ही आपस में लड़ करके किस तरीके से नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि माता जो गंधारी हैं वो श्राप देती हैं कि जिस तरीके से श्री कृष्ण ने उनके परिवारजनों को आपस में लड़ा करके उनके वंश को एक तरीके से नष्ट करने, उनके वंश को खत्म करने का काम किया है। यही जो गतिविधि है यही श्री कृष्ण के यदुवंश में होगी और उनके परिवारजन आपस में लड़ करके खुद को नष्ट कर लेंगे। तो यदुवंश भी, यादव वंश भी किस तरीके से आपस में लड़ करके स्वयं का अंत कर लेते हैं। तो और द्वारिका का डूब जाना, ये सारी बातें इस नाटक के माध्यम से दिखाई गई हैं। और ये नाटक कहीं ना कहीं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की जो स्थिति है उसको प्रतीक के माध्यम से इस नाटक के माध्यम से दर्शाया गया है। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किस तरीके से दोनों मतलब जो विजयी पक्ष है और जो हारा हुआ पक्ष है वो दोनों ही पक्ष किस तरीके से गलत हैं और दोनों ही पक्षों में किस तरीके से आत्मग्लानि का भाव है उसको दिखाने की कोशिश की गई है। ठीक है। तो ये स्वतंत्रोत्तर नाटक में मैं आधुनिकता बोध और विसंगति बोध वाले में ये कुछ उसी तरीके का नाटक है जिसमें ये विसंगति बोध पर आधारित नाटक है। धर्मवीर भारती का अंधा युग, जिसमें मतलब आत्मग्लानि का भाव अत्यधिक है, तो उस निराशा और कुंठा अत्यधिक है। तो धर्मवीर भारती ने द्वितीय विश्व युद्ध को प्रतीक मान करके अंधा युग को लिखा है। ठीक है। और वही बात यहाँ पे लिखी। मोहन राकेश जो हैं इनके भी कई सारे नाटक 1947 के बाद के हैं और इनके भी नाटकों में आधुनिकता बोध और विसंगति बोध देखने को मिलती है। लक्ष्मी नारायण लाल के कई सारे नाटकों में। ठीक है। तो ये कुछ कंटेंट है जिस पर आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना है। सुरेंद्र वर्मा का भी नाम है जो आधुनिकता बोध और विसंगति बोध पर आधारित नाटक लिखते हुए नजर आते हैं। और स्वातंत्रोत्तर नाट्य परंपरा में या 1947 के बाद की जो नाट्य परंपरा है उसमें पाश्चात्य शिल्प का भी प्रभाव देखने को मिलता है। नाटकों में भाषा के स्तर पर, परिवेश के स्तर पर, संदर्भ में बोल्डनेस का मुहावरा चल चुका है। ठीक है। जैसे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की बकरी नाटक या भीष्म साहनी की कबीरा खड़ा बाजार में मुआवजे, नुक्कड़ नाटक की परंपरा देखने को मिलती है। नुक्कड़ नाटक की परंपरा क्या है? नुक्कड़ नाटक क्या होता है? नुक्कड़ नाटक बेसिकली पाश्चात्य एक परंपरा थी स्ट्रीट ड्रामा
स्ट्रीट ड्रामा ही है एक तरीके से नुक्कड़ नाटक, जिसमें गली मोहल्ले में किसी एक विषय पर अभिनय या मंचन किया जाता था। और ये मंचन अभिनय ऐसा जरूरी नहीं है कि इसके लिए मंच ही हो, ये साधारण सतही स्तर पर भी मंचन होता था, कोई स्टेज या मंच की ज़रूरत नहीं होती थी। जैसे कि KMC किरोड़ीमल कॉलेज से मेरा ग्रेजुएशन हुआ, तो उसमें ड्रामा सोसाइटी के बहुत सारे लोग अपनी कलाकारी नुक्कड़ नाटक के माध्यम से करते हैं। और मतलब इस नुक्कड़ नाटक में क्या होता है कि पहले तो कॉलेज में पूरे घूमते हैं ये लोग, और इस तरीके का कुछ बोलते हुए निकलते हैं कि आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो। फिर वो क्लासेस से स्टूडेंट्स वगैरह निकल करके फिर नाटक किसी एक विशेष थीम पर, किसी एक विशेष विषय पर, यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है कि किसी एक विषय पर अभिनय या मंचन किया जाता है। ठीक है, हो सकता है महिला सशक्तिकरण का हो, या कुछ जैसे वोटिंग अवेयरनेस से संबंधित कुछ थीम है तो उसके ऊपर नाटक की जा रही है। ठीक है, समृद्ध परिवार के भी नाटककार इसमें पार्टिसिपेट किए हुए हैं। बिहार में जैसे अभी हाल फिलहाल में साधारण गलियों में इस तरीके के नुक्कड़ नाटक बहुत सारे देखने को मिल रहे थे। अभी बिहार इलेक्शन टाइम पर बहुत सारे व्यंग नाटक या गीत, नृत्य, संगीत ये सब करते हैं ये लोग। और जैसे JNU में बहुत सारे नुक्कड़ नाटक आपको देखने को मिल जाएंगे इलेक्शन के टाइम पर। तो वो नुक्कड़ नाटक की बहुत समृद्ध परंपरा रही है। हबीब तनवीर एक प्रमुख नाम है नुक्कड़ नाटक की परंपरा में, हबीब तनवीर, जो इसको और अधिक समृद्ध करने में जिनका प्रमुख योगदान रहा है। तो ये थोड़ा सा बातें नुक्कड़ नाटक के बारे में ध्यान रखना है। और नुक्कड़ नाटक जो स्वतंत्रता के बाद की नाट्य परंपरा, एक समृद्ध नाट्य परंपरा का एक अंश है। ठीक है, और हबीब तनवीर का नाम ध्यान रखना है। ठीक है, हिंदी नाटक और राष्ट्रीय चेतना किस तरीके से विकसित हुई है। हिंदी नाट्य परंपरा में राष्ट्रीय चेतना, तो राष्ट्रीय चेतना किस तरीके से विकसित हुई है तो आपको बताना है कि भारतेंदु युग से अगर देखें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना विकसित हुई है। भारतेंदु की बहुत सारी नाटकों में, चाहे भारत दुर्दशा हो जो कि राष्ट्रीय चेतना पर ही पूरी तरीके से आधारित नाटक है, या अंधेर नगरी नाटक हो तो उसमें भी कहीं ना कहीं जो विषम परिस्थितियां हैं उनको उजागर किया गया है, भ्रष्टाचार को उजागर किया गया है, लालच और लोभ से बचने को दिखाया गया है। तो उसमें भी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय चेतना, नैतिक मूल्यों पर ज़्यादा जोर दिया गया है। ठीक है, सत्य हरिश्चंद्र नाटक, ये भी कहीं ना कहीं सत्य और दृढ़ता के लिए आवाहन करते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाटक लिखा है। इसी तरीके से सती प्रताप, नील देवी, ये नारी चरित्र का आदर्श प्रस्तुत करने के लिए ये नाटक लिखे गए हैं। ठीक है, इसी तरीके से आगे अगर प्रसाद युग में देखें तो प्रसाद युग में स्वयं जयशंकर प्रसाद ने बहुत सारे राष्ट्रीयता, देशभक्ति और विदेशी शिकंजे से देश को आज़ाद कराने के लिए कई सारे नाटक लिखे हैं। राजश्री, हर्षवर्धन, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, बहुत सारे नाटक हैं। और प्रसाद पश्चात या प्रसादोत्तर नाटक परंपरा में देखें तो तब भी बहुत सारे नाटककार हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, सेठ गोविंद दास, लक्ष्मी नारायण मिश्र, जो जिनके नाटकों के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना को उभारा गया है। ठीक है, समस्या नाटक की स्वतंत्रता पूर्व हिंदी नाट्य परंपरा में एक ये भी इस तरीके के भी नाट्य लेखन लिखने की एक परंपरा देखने को मिलती है, जिसमें समस्या नाटक मतलब कि समाज के स्तर पर जो विकृतियां हैं उनको अच्छे से उजागर करने के लिए, कि समाज के स्तर पर जो विकृतियां हैं, समाज के स्तर पर जो विकृतियां हैं उनको उजागर करने के लिए ये नाटक लिखे जाते थे, जिनको समस्या नाटक बोला जाता है। समस्या नाटक
समस्या नाटक बस नाम से ही स्पष्ट है कि समस्या को उजागर करने के लिए, विकृतियों को उजागर करने के लिए जब कोई नाटक हो, नाटक लिखा गया हो तो उसको समस्या नाटक कहते हैं। ठीक है, तो जैसे हिंदी नाटक में दो धाराएं देखने को मिलती हैं। पहली सांस्कृतिक या राष्ट्रीय धारा, जिसमें इतिहास के प्रति गौरव का दृष्टिकोण हो, जिसमें राष्ट्रवादी तत्व अत्यधिक हो, और दूसरी यथार्थवादी व समस्या नाटक की धारा। मतलब अगर समाज के स्तर पर कोई समस्या दिखानी होगी तो ऐसा थोड़ी है कि उसको बहुत उस समस्या को इस तरीके से नहीं रखना होगा कि मतलब बहुत जो समस्या है भी नहीं उसको मतलब बहुत ग्लोरीफाई करके वैसा कुछ। तो समस्या नाटकों की एक ये विशेषता है कि इसमें यथार्थ का तत्व प्रबलता से मौजूद होता है। तो हिंदी नाट्य पर वही बात यहाँ पर लिखी कि हिंदी नाटक में दो धाराएं, पहली सांस्कृतिक या राष्ट्रीय धारा, दूसरी यथार्थवादी व समस्या नाटक की धारा। तो ये यथार्थवादी है और इसमें किसी एक विशेष समस्या या किसी एक विशेष विकृति को स्पष्टता के साथ उजागर करके लिखा जाता है और उसका मंचन किया जाता है। और पश्चिम में भी कई सारे समस्या नाटक लिखे गए हैं और इसकी शुरुआत जो है, पश्चिम में ऐसे कौन से नाटककार हैं जो समस्या नाटकों को लिखते आए हैं, उसमें नाम है इब्सन का और बर्नार्ड शॉ का नाम है और इब्सन का नाम है। तो ये दोनों नाम ध्यान रखना है कि पाश्चात्य नाट्य परंपरा में इब्सन और बर्नार्ड शॉ, इन्होंने मतलब जो समस्या नाटक लिखने की परंपरा चालू की थी, उसी से प्रभावित होकर हिंदी में भी समस्या आधारित नाटकों का सूत्रपात हुआ। और हिंदी में जो इसके मूल प्रवर्तक हैं वो लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। ठीक है, और इन्होंने जैसे समस्या नाटकों में भी दो तरीके की समस्याएं हैं, एक है मनोवैज्ञानिक समस्या और एक समाज के स्तर पर समस्या। समस्या नाटकों में ऐसा नहीं है कि जो विकृति दिखाई जा रही है वो विकृति समाज के स्तर पर ही विकृति हो, ऐसा नहीं है। एक मनोवैज्ञानिक समस्या को दिखाते हैं कुछ नाटक और कुछ समाज के स्तर पर समस्याओं को दिखाने वाले नाटक लिखे गए हैं, मनोवैज्ञानिक और समाज के स्तर पर। और मनोवैज्ञानिकों में मुख्यतः काम संबंधी की जो मतलब जो ज़्यादातर जो समस्याएं हैं वो सेक्सुअल डिजायर्स या काम संबंधों पर आधारित जो समस्याएं हैं उनको उजागर करते हुए नाटक लिखे गए हैं मनोवैज्ञानिक स्तर पर। और समाज के स्तर पर बहुत सामाजिक समस्याओं को उजागर करते हुए बहुत सारे नाटक लिखे गए। तो लक्ष्मी नारायण मिश्र इसमें एक प्रमुख नाम है समस्या नाटकों में, जिनके नाटक हैं सन्यासी, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य। और लक्ष्मी नारायण मिश्र के जो अधिकांश नाटक हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्र के जो ज़्यादातर जो नाटक हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र के, वो ज़्यादातर इनके अधिकांश नाटकों में यौन प्रवृत्तियां एवं काम संबंधी समस्याओं को ही विशेष महत्व दिया गया है। तो ये ध्यान रखना है, लक्ष्मी नारायण मिश्र का एक नाम, इन्होंने समस्या नाटकों को लिखा है और समस्या नाटकों में भी मनोवैज्ञानिक समस्याओं को ज़्यादा उकेरा है। इनकी प्रमुख नाटकों में सन्यासी, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, और इनके अधिकांश नाटकों में यौन प्रवृत्तियों एवं काम संबंधी समस्याओं को ही विशेष महत्व दिया गया है। और फिर उसके बाद उपेंद्र नाथ अस्क एक नाम आता है, और उपेंद्र नाथ अस्क ने ना तो विशुद्ध यथार्थवादी दृष्टिकोण को ही अपनाया, ना ही विशुद्ध आदर्शवादी दृष्टिकोण को। और इनके प्रमुख नाटकों में उड़ान है और कैद है, छोटा बेटा है। तो एक से दो नाम बस ध्यान रखना है। और एक तो हमने यहाँ पर पढ़ा लक्ष्मी नारायण मिश्र जो कि मनोवैज्ञानिक समस्याओं पर आधारित नाटक लिख रहे हैं, दूसरा उपेंद्र नाथ अस्क जो कि समस्या नाटक लिख रहे हैं, और तीसरा नाम है लक्ष्मी नारायण लाल। तो एक नाम है लक्ष्मी नारायण मिश्र। एक तो ये नाम ध्यान रखना है क्योंकि समस्या नाटक पर हो सकता है कि 10 मार्क्स में कुछ पूछ लिया जाए कि हिंदी नाट्य परंपरा में समस्या नाटक पर टिप्पणी। तो लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाम, उपेंद्र नाथ अस्क का नाम और लक्ष्मी नारायण लाल का नाम ध्यान रखना है। ठीक है, और लक्ष्मी नारायण लाल की एक है मादा कैक्टस
ये इनकी एक नाटक है, और तथा मिस्टर अभिमन्यु, तो ये कुछ। इसके अलावा मोहन राकेश ने भी कई सारे समस्या नाटक लिखे हैं। फिर इसके बाद और नाट्य परंपरा में और क्या है, नाट्य परंपरा में एक और तरीके के नाटक लिखने की परंपरा है, एब्सर्ड या विसंगत नाटक। तो अभी मैं आपको विसंगति बोध तो समझा ही रहा था कुछ देर पहले। विसंगति बोध के बारे में मैं आपको कुछ बातें बता रहा था कि विसंगति बोध का तात्पर्य होता है, विसंगति बोध का तात्पर्य होता है कि जैसे किसी असफलता से मिली निराशा या कुंठा, किसी असफलता से मिली निराशा या कुंठा जो विसंगति बोध कहलाती है। असफलता से मिली निराशा या कुंठा जो विसंगति बोध कहलाती है। अब ये सामान्य अर्थ मैंने आपको बताया, लेकिन ऐसा नहीं है कि विसंगति बोध का यही एक अर्थ है। अभी हम कुछ लोगों के मतों को देखेंगे। बहुत सारे साहित्यकार, समीक्षकों ने विसंगति बोध को बताया है और विसंगति बोध को परिभाषित किया है। तो एक बार देख लेंगे। एब्सर्ड या विसंगति नाटक मतलब सामान्य अर्थ ये समझ लीजिए कि निराशा या कुंठा जब होती है, निराशा या कुंठा को थीम बना करके जब कोई नाटक लिखी जाए तो उसी को एब्सर्ड या विसंगत नाटक कहते हैं, ठीक है, या असंगत नाटक कहते हैं। और इसकी शुरुआत मूलतः पश्चिम में प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की परिस्थितियों एवं उनसे उपजी जीवन बोध एवं दर्शन से प्रेरित मानी गई है। और इसमें अस्तित्ववादी दर्शन का प्रभाव देखने को मिलता है। अल्बेर कामू का नाम आता है। अभी मैं जब आपको अस्तित्ववादी दर्शन के बारे में बता रहा था तो ओके उस समय मैंने अस्तित्ववादी दर्शन जब मैं आपको बता रहा था उस टाइम पर, तो मैंने आपको शायद से थॉमस एडलर और कार्ल युंग का नाम बता दिया था। लेकिन अस्तित्ववादी दर्शन से संबंधित एक तो सार्त्र का नाम ध्यान रखना है, और सार्त्र के अलावा कामू और हाइडेगर का नाम ध्यान रखना है। सार्त्र, कामू और हाइडेगर। और जब मनोविश्लेषणवाद है तो उसमें सिगमंड फ्रायड, थॉमस एडलर और कार्ल युंग का नाम ध्यान रखना है। और अस्तित्ववादी दर्शन में सार्त्र, कामू और हाइडेगर का नाम ध्यान रखना है, ठीक है। तो वही ये अल्बेर कामू है जो एब्सर्ड नाटक का इन्हीं को दार्शनिक माना गया है। और ये इनकी एक द मिथ ऑफ सिसिफस करके इन्होंने लिखा है, और इसमें इन्होंने बताया है द मिथ ऑफ सिसिफस में कि मनुष्य और उसकी जिंदगी और कर्ता और उसके परिवेश का अलगाव, कि मनुष्य और उसकी जिंदगी और कर्ता और उसके परिवेश का अलगाव, कि मतलब मनुष्य और उसकी ज़िंदगी का अलगाव और कर्ता और उसके परिवेश का अलगाव, कि जहाँ पर कोई व्यक्ति है वो किसी खास मतलब जगह से है या खास किसी परिवेश में है, उसका अपने परिवेश से अलगाव होना या फिर उसकी ज़िंदगी से अलगाव होना। ज़िंदगी से अलगाव का मतलब है कि उसकी जो इच्छा है वो नहीं कर पा रहा है, वो जो एम बनाता है वो पूरा नहीं कर पाता है। तो मनुष्य और उसकी ज़िंदगी और कर्ता और उसके परिवेश का अलगाव विसंगति की भावना को जन्म देता है। तो ये अल्बेर कामू ने ये डिफिनीशन दिया है, मनुष्य और उसकी जिंदगी और कर्ता और उसके परिवेश का अलगाव विसंगति की भावना को जन्म देता है। आइनेस्को ने भी कहा है कि विसंगति क्या है, तो इन्होंने कहा विसंगति अथवा अर्थात एब्सर्ड वह है जो प्रायोजनहीन है, जो धर्म, अध्यात्म, अनुभूतिक सूत्रों से कटा है। ऐसे व्यक्ति के सभी क्रिया, व्यापार व्यर्थ, ऊल जुलूल और अर्थहीन है। इन्होंने कहा कि विसंगति, इनके यहाँ पर आइनेस्को ने क्या विसंगति का मतलब बताया, इन्होंने कहा मेरे यहाँ पर विसंगति का मतलब है कि जो व्यक्ति धर्म से कटा हो, अध्यात्म से कटा हो, अनुभूतिक सूत्रों से कटा हो, ऐसे व्यक्ति के जो क्रिया होगी, जो व्यापार होगा, जो क्रिया व्यापार होगा वो सब व्यर्थ होगा, ऊल जुलूल होगा और अर्थहीन होगा। जो धर्म से कटा हो, अध्यात्म से कटा हो, अनुभूतिक सूत्रों से कटा हो,
तो अल्बेर कामू का ये द मिथ ऑफ सिसिफस का स्टेटमेंट ध्यान रखना है और आइनेस्को का स्टेटमेंट ध्यान रखना है कि विसंगत अर्थात एब्जर्व वह है जो प्रायोजनहीन है, जो धर्म अध्यात्म और आनुभूतिक सूत्रों से कटा है। ऐसे व्यक्ति के सभी क्रिया व्यापार व्यर्थ, ऐसे व्यक्ति के सभी क्रिया और व्यापार जो हैं वो व्यर्थ हैं, ऊल जुलूल हैं और अर्थहीन है। ठीक है। फिर उसके बाद विसंगति बोध का कुल मिलाकर के विसंगति नाटकों का सेंस आपको समझ में आना चाहिए एब्सर्ड नाटकों का, कि एब्सर्ड नाटक बेसिकली विसंगति बोध को बताते हैं, विसंगति को बताते हैं जिसमें व्यक्ति निराशा या कुंठा में रहता है, सामान्य अर्थों में ये समझ लीजिए। बाकी इसके जो प्रमुख प्रतिपादक के रूप में हैं वो अस्तित्ववादी दर्शन के मानने वाले लोग हैं, जिसमें सार्थ, कामू और हाइडेगर। और इस अल्बेर कामू ने अपनी बुक द मिथ ऑफ सिसिफस में इन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि मनुष्य और उसकी जिंदगी, कर्ता और उसके परिवेश का अलगाव ही विसंगति की भावना को जन्म देता है। आइनेस्को ने भी लिखा है कि विसंगति अथवा अर्थात एब्सर्ड का मतलब है कि वह व्यक्ति जो धर्म नहीं जानता, अध्यात्म नहीं जानता, अनुभूतिक सूत्रों से कटा है, ऐसे व्यक्ति के सभी क्रिया व्यापार ये सब व्यर्थ हैं, उल जुलूल हैं और अर्थहीन है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसमें जो इस तरीके के विसंगति बोध से ग्रस्त जो नाटक हैं उसमें काफका का प्रसिद्ध उपन्यास है द ट्रायल, जिसको माना जाता है। और एब्जर्व नाटकों का जो पश्चिम परंपरा में जो सबसे पुरोधा नाटककार हैं वो सैमुअल बेकेट को माना जाता है, जिनकी नाटक है वेटिंग फॉर गोदो। ठीक है। और कथानक नहीं है क्योंकि विसंगति तो कोई घटनाक्रम सही सटीक ढंग से चलेगा ये हो ही नहीं सकता, तो कथानक नहीं होता है। और घटनाओं या चरित्र का महत्व कम है, विश्लेषण ज़्यादा से ज़्यादा होता है। ठीक है। चरित्र के विकास का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। ठीक है। और ज़्यादातर जो चरित्र हैं वो चोर हैं, उचक्के हैं, लंपट हैं, आवारा हैं, दंडित हैं, बहिष्कृत हैं, विक्षिप्त हैं, कुंठित हैं और हास्यास्पद विदूषक चरित्र हैं। भाषा भी इनके अलग प्रकार की होती है। ठीक है। तो ये जो नाट्य परंपरा है स्वतंत्रता के बाद, इसी को एब्जर्व्ड या विसंगत नाटक कहते हैं। ठीक है। हिंदी में एब्जर्व नाटक का प्रभाव, हिंदी में कौन कौन से व्यक्ति हैं? भुवनेश्वर हैं जो इस तरीके के नाटक लिखते हैं। ठीक है। जिनकी कुछ प्रमुख नाटक हैं तांबे के कीड़े, और इसके अलावा विपिन कुमार अग्रवाल का नाम आता है जिनकी नाटक है तीन अपाहिज या लोटन, या लक्ष्मीकांत वर्मा। तो तीन नाम ध्यान रखना है, भुवनेश्वर का नाम, विपिन कुमार अग्रवाल का नाम और लक्ष्मीकांत वर्मा का नाम। तो भुवनेश्वर, विपिन कुमार अग्रवाल और लक्ष्मीकांत वर्मा। ठीक है। लक्ष्मीकांत वर्मा की रोशनी एक नदी है। ठीक है। भा से भुवनेश्वर, वा से विपिन कुमार अग्रवाल और ला से लक्ष्मीकांत वर्मा। ठीक है। भवन नहीं भवल, ऐसे कुछ करके याद कर लो। ठीक है। तो ये विसंगति नाटक है, विसंगति नाट्य परंपरा है जो कि स्वतंत्र उत्तर नाट्य परंपरा में देखने को मिलती है। ठीक है। फिर उसके बाद हिंदी के प्रमुख नाटककार कौन कौन से हैं? तो 5 नाटककार हमारे सिलेबस में थे, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र, और भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में मैंने बता दिया, देश प्रेम, न्याय, त्याग, इसी सबसे संबंधित नाटक लिखते हैं। और भारतेंदु के बारे में मैंने बताया कि भारतेंदु वे व्यक्ति हैं जो समन्वयात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। ये मैंने शुरुआत में ही आपको बात बताई थी कि भारतेंदु पश्चिमी परंपरा को भी महत्व देते हैं और भारतीय परंपरा को भी महत्व देते हैं। जैसे वो भारतीय परंपरा में नांदी पाठ, प्रस्तावना, विस्कंभक, प्रवेशक, अंकावतार, अंकमुख, इन सब का प्रयोग करते हैं नाटक में, जो कि भारतीय परंपरा की है। तो वो पाश्चात्य के भी बहुत सारी बातों को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है। कथा विधान सरल है और पात्र योजना जो है वो उच्च वर्गीय पात्रों को ही प्रधानता दी है, जैसे देवता, ऋषि, राजा, महंत, यही इनके चरित्र रहते हैं। और
व्यंग का भी प्रयोग करते हैं, तीखा व्यंग करते हैं। नील देवी जो है भारतेंदु का एक दुखांत नाटक है। और भारतेंदु का हिंदी साहित्य में योगदान क्या है, तो उनके अनेक विषयों पर मौलिक नाटकों की रचना की है। मौलिक नाटकों की मतलब कि अपने आप में अनूठी है, अपने आप में अनूठा रचना, अनूठी रचना की है। अब मतलब इन्हीं से शुरुआत मानी जाती है, ऐसा समझ लीजिए। इन विषयों पर लिखने की शुरुआत भारतेंदु से ही मानी जाती है। उसी को बोला जाता है कि अनेक विषयों पर मौलिक नाटक। मौलिक नाटक मतलब कि अपने आप में एक नया प्रयोग करके इन्होंने नाटकों की रचना की है। मौलिक शब्द बहुत खास शब्द है ये। हास्य व्यंग प्रधान नाटक मतलब बहुत सारे प्रहसन भी लिखे, जैसे वैदिक हिंसा, हिंसा ना भवती, ये अंधेर मतलब ये अंधेर नगरी को भी बहुत लोग प्रहसन बोलते हैं। या जैसे कि एक ये जो भारतेंदु की जो भारत दुर्दशा है, इसको भी कुछ लोग प्रहसन बोल देते हैं। हिंदी के मौलिक रंगमंच की स्थापना किया है। अनेक भाषाओं से नाटकों के सुंदर अनुवाद भी किए हैं। वैदिक हिंसा, हिंसा ना बहुत में मांस भक्षण पर व्यंग्यात्मक शैली में लिखा है। ठीक है। विशस्य विस्मोधम में अंग्रेजों की शोषणकारी नीति को लिखा है। तो ये भारतेंदु के बारे में बस जो अंडरलाइन कंटेंट है, बस इसी को थोड़ा देखना है। चूंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र हमारे सिलेबस का हिस्सा है, तो भारतेंदु की कुछ भारत दुर्दशा तो हमारे सिलेबस में है ही, तो उसको तो हम डिटेल में देखेंगे ही, लेकिन अंधेर नगरी को भी देख लेते हैं। अंधेर नगरी ये लालच और लोभ की कथा है। इसमें महंत जो है वो अपने शिष्यों गोवर्धन दास और नारायण दास को लोभी प्रवृत्ति से बचे रहने का उपदेश देकर सुंदर नगर में भेज देता है। ठीक है। और गोवर्धन शहर के रंग ढंग से बहुत प्रभावित होता है और उसे वह राज्य पहली ही दृष्टि में सुखकर लगता है। लेकिन जब वह पकड़ा जाता है और उसे फांसी का हुक्म हो जाता है, तो राज सत्ता का वास्तविक चरित्र उसके सामने आता है। तो मतलब इसमें नौकरशाही की आलोचना की गई है और भारतेंदु ने रिश्वतखोरी को दिखाया है, भ्रष्टाचार को दिखाया है। ये सब अंधेर नगरी के माध्यम से दिखाया। अंधेर नगरी चूंकि हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, हमारे सिलेबस का हिस्सा तो भारत दुर्दशा है, तो अंधेर नगरी के बारे में बस थोड़ी सी बातचीत जान लीजिए कि अंधेर नगरी में भ्रष्टाचार को दिखाया गया है, नौकरशाही की आलोचना की गई है। और अंधेर नगरी को लेकर के एक लाइन आती है कि टके शेर भाजी टके शेर खाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। तो टके शेर भाजी टके शेर खाजा, तो मतलब इसमें टके शेर भाजी टके शेर खाजा का मतलब होता है कि जो भाजी का मतलब कि जैसे कोई निम्नतम वस्तु या कम दर्जे की कोई वस्तु, टके शेर भाजी, वो भी टके के भाव में मिल रही है। और जो खाजा है, जो उच्चतम वस्तु है, मतलब जो अच्छी वस्तु है, वो भी टके शेर मिल रही है। तो टके शेर भाजी टके शेर खाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। तो मतलब सारी वस्तुओं का रेट एक है, मतलब इस तरीके का कुछ है, ऐसा कुछ मतलब भ्रष्ट व्यवस्था को दिखाया गया है। और जैसे ये लाइन आती है कि चना हाकिम सब जो काते, सब पर दूना टिकस लगाते। ठीक है। और चूरन अमले सब जो खावे, दूनी रिश्वत तुरंत बचावे। चूरन साहब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। चूरन पुलिस वाले जो खाते, सब कानून हजम कर जाते। तो चूरन बेचने वाला ये कहता है कि चूरन अमले मतलब जो अमल वाला, मेरा अम्ल वाला जो चूरन है, वो जो कोई खाता है तो दूनी रिश्वत तुरंत बचाता है। ये है कि जैसे भीतर स्वाहा बाहर सादे, राज करें अगुले रुपया दे, अंधा धुंध मचो सब देसा, मानव राजा राहत विदेशा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है अंधेर नगरी के बारे में। टके शेर भाजी टके शेर खाजा, केंद्रीय स्वर है। ठीक है। इसमें राजा के पास शक्ति है लेकिन बुद्धि और विवेक का अभाव है। मंत्री उसकी मूर्खता और शक्ति का इस्तेमाल उसके बौद्धिक बल से करता है। मतलब एक भ्रष्ट आचरण को इसमें दिखाया गया है। ठीक है। अंधेर नगरी में, और अंधेर नगरी में राज्य व्यवस्था का जो चित्र प्रस्तुत किया है, वह आज भी उतना ही सच नजर आता है जितना भारतेंदु के समय में। इसलिए इसे कभी ना समाप्त होने वाला सृजनात्मक, गतिशील, यथार्थ और असमाप्त नाटक कह सकते हैं। ठीक है।
अंधेर नगरी रंगमंच के हिसाब से किस तरीके से, तो भारतेंदु के ज़्यादातर जो नाटक हैं वो रंगमंच के स्तर पर अपना बहुत महत्व रखते हैं। अंधेर नगरी में 6 दृश्य हैं और वे सारे दृश्य जो हैं वो आंतरिक तारतम्यता के कारण नाटकीय तनाव को सुरक्षित बनाए रखते हैं। अंधेर नगरी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि भारतेंदु ने अभिनय की संभावनाओं से युक्त पात्रोनुकूल भाषा का प्रयोग किया है। ठीक है, तो दृश्य कम है, पात्र कम है, पात्रानुकूल भाषा है, वही सब बातें करनी है। नील देवी एक दुखांत नाटक है भारतेंदु का, जिसके बारे में मैं शुरुआत में भी आपको बताया था। और ये नाटक भारतेंदु ने इस लिखा है क्योंकि इस नाटक के माध्यम से भारतेंदु यह दिखाना चाहते हैं कि भारत में जो स्त्रियों की सदा वही दशा रही है जो उनके समय में थी, और मतलब स्त्रियों की स्थिति को लेकर के बातचीत करते हैं नील देवी में। और नाटक की मूल समस्या है कि नारी की स्वाधीनता नहीं बल भारत की पराधीनता है। इस नाटक में मुसलमानों को भारत के पतन का कारण दिखाया गया है। ठीक है, और इस मतलब इस जो नाटक में जो भी कथानक है उसके माध्यम से भारतेंदु का मंतव्य है कि पूर्व काल में स्त्रियां स्वावलंबी और युद्ध में भी पीछे ना हटने वाली थी। ये बात मतलब स्त्रियों के गौरव गाथा को कि ये स्त्रियां जो आज इस तरीके से पराधीन हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये स्त्रियों की पराधीनता, ये भारत की पराधीनता है। वैसे भारत की स्त्रियां जो हैं वो सदा से मतलब स्वावलंबी रही हैं और युद्ध में पीछे ना हटने वाली स्त्रियां रही हैं। ये नील देवी नाटक के माध्यम से दिखा है। सत्य हरिश्चंद्र में पौराणिक कथा है, हरिश्चंद्र के मतलब सत्य के महत्व को उजागर किया गया है। जयशंकर प्रसाद हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा, इनके प्रमुख नाटक यहाँ पर दिए हुए, एक बार देखना। स्कंदगुप्त चूँकि हमारे सिलेबस में ही है तो इस पर डिटेल में बातचीत करेंगे। बाकी प्रसाद के नाटकों को अक्सर प्रसादांत नाटक बोला जाता है। क्यों? क्योंकि प्रसाद के जो भी नाटक हैं उनका अंत ना तो दुखांत होता है ना ही सुखांत होता है। ना तो पाश्चात्य परंपरा की तरह दुखांत मतलब दुख पर ना तो अंत होता है, ना ही भारतीय परंपरा की तरह लास्ट में सब कुछ ठीक हो जाता है, ऐसा भी नहीं होता है। प्रसाद के नाटकों में प्रसादांत का गुण देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये बात थोड़ा सा ध्यान देनी है। ठीक है, और ये वाली बात वही कि नाटकों के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं। ठीक है, ये प्रसाद का जो मानना था, जो मैं पहले आपको प्रसाद के बारे में बता रहा था। चंद्रगुप्त एक ऐतिहासिक दृष्टि पर आधारित नाटक है और इसमें चंद्रगुप्त के चरित्र के माध्यम से इतिहास के प्रति गौरवपूर्ण दृष्टिकोण को दिखाया गया है। और कार्नेलिया इस नाटक में कहती है कि अन्य देश मनुष्यों की जन्मभूमि है या भारत मानवता की जन्मभूमि है। ठीक है, कार्नेलिया कहती है। ठीक है, और कार्नेलिया यह गीत गाती है इस नाटक में, अरुण या मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता है एक सहारा। कार्नेलिया एक स्त्री पात्र है और जब सिकंदर और चंद्रगुप्त के समय का कुछ इसमें विवरण देखने को मिलता है। ठीक है, और कार्नेलिया के माध्यम से भारत की प्रशंसा की गई है। ठीक है, और इसमें ये लाइन भी आती है कि हिमाद्रि तुंग संग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। रंगमंच के स्तर पर तो तारीफ ही करनी है मतलब, और थोड़ा बहुत वही भाषा की दुरूहता है, संवादों का सामासिक और विस्तृत होना, पात्रों की अधिक संख्या है, जो प्रसाद की सामान्य समस्याएं हैं। दृश्य अधिक से अधिक हैं, गीत अधिक से अधिक हैं, उन्हीं की बस आलोचना करनी है। ठीक है, और इसके अलावा चूँकि प्रसाद की मान्यता थी कि रंगमंच के संबंध में यह भारी भ्रम है कि नाटक रंगमंच के लिए लिखे जाएं, प्रयत्न तो यह होना चाहिए कि नाटक के लिए रंगमंच हो जो व्यवहारिक है। तो ध्रुव स्वामिनी ये भी एक
ऐतिहासिक कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया नाटक है। ध्रुव स्वामिनी एक्चुअली इतिहास में जब गुप्त साम्राज्य आप पढ़ते होगे तो रामगुप्त का उतना नाम नहीं आता है, लेकिन रामगुप्त का नाम इनके ऊपर अत्यधिक विवरण भी नहीं देखने को मिलता है, बस इनका कहीं कहीं पर जिक्र होता है। तो रामगुप्त की जो पत्नी थी उनको शक जो है वो उठा करके लेके चले गए थे, तो गुप्त साम्राज्य का नाम धूमिल ना हो इसलिए रामगुप्त का नाम नहीं देखने को मिलता है। इनको एक अयोग्य पति और एक अयोग्य राजा माना जाता है। ठीक है, तो उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में ये कुछ नाटक का संदर्भ आता है। मोहन राकेश जो कि हिंदी नाट्य परंपरा में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले नाटककार हैं, जो रंगमंच की सहजता के लिए जाने जाते हैं। आषाढ़ का एक दिन हमारे सिलेबस में, तो इस पर बातचीत करेंगे। लहरों के राजहंस, इसमें बुद्ध के भ्राता नंद पर आधारित है, और लहरों के राजहंस हमारे सिलेबस में है नहीं तो पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। आषाढ़ का एक दिन पे हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। और मोहन राकेश के बारे में जब भी कुछ बात आए तो बस ये बात ज़रूर ध्यान रखना कि मोहन राकेश वो व्यक्ति हैं जिन्होंने रंगमंच को अत्यधिक सहज बना दिया है। ठीक है, और नारी पात्रों की प्रधानता रहती है मोहन राकेश के नाटकों में। तो ये कुछ एक दो बातें मोहन राकेश के बारे में जो थोड़ा ध्यान रखना है। आधे अधूरे की स्टोरी पढ़ना चाहो तो आप लोग पढ़ सकते हो, बाकी कुछ इतना ज़रूरी नहीं है। हमारे सिलेबस में तो मोहन राकेश का एक ही नाटक है, वो है आषाढ़ का एक दिन, जो कि मोहन राकेश का पहला ही नाटक है। ठीक है, मोहन राकेश ने वैसे टोटल कुल 4 ही नाटक लिखे हैं। ठीक है, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे और पैरों तले की ज़मीन। ठीक है, तो ये कुछ बात बस ध्यान रखनी है। आधे अधूरे की स्टोरी ये होती है कि मतलब पति पत्नी है, पति का नाम है महेंद्र नाथ और पत्नी है सावित्री, और दोनों में मतलब दोनों कुछ समय तक साथ में रहते हैं, फिर दोनों में आपस में खुन्नस होती है, आपस में विवाद बढ़ता है, और फिर जो सावित्री होती है वो दूसरे पुरुषों के साथ संबंध बनाती है, दूसरे पुरुषों के साथ रहती है, और जो सावित्री अपने अधूरेपन को दूर करने के लिए अलग अलग आदमियों से टकराती है और सबको अधूरा पाती है, और अंततः दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ जीने को विवश दिखाई देते हैं, और उनके पारस्परिक संबंधों का प्रभाव उनके बच्चों पर भी पड़ता है। तो कुल मिलाकर यह नाटक स्त्री पुरुष संबंध और दाम्पत्य संबंध के खोखलेपन तथा पारिवारिक विघटन की जीवन स्थितियों को दर्शाने वाला नाटक है। तो आधे अधूरे की एक बार स्टोरी पढ़ सकते हो। पैरों तले की जमीन, इसमें स्थितियों की विसंगतियों से उत्पन्न अंतर्द्वंद को दिखाया है। ठीक है, ऐसा कुछ। जगदीश चंद्र माथुर ये एक नाटककार भी और एकांकीकार भी है। नाटककार और एकांकीकार में क्या डिफरेंस होता है? एकांकी एक्चुअली एक अंक वाली जो नाटक होती है उसको एकांकी बोला जाता है। एक अंक वाली नाटक, एक अंक वाली, क्योंकि नाटक में तो बहुत सारे होते हैं, मतलब नाटक में तो मतलब बहुत सारे अंक देखने को मिलते हैं, लेकिन एकांकी में एक ही अंक होता है। ठीक है, तो ये नाटककार भी हैं जगदीश चंद्र माथुर और एकांकीकार भी हैं। इनके कई सारे नाटक हैं, कोणार्क है, शारदिया है, पहला राजा है, दशरथ नंदन है, रकुल रीति है। कोणार्क की स्टोरी अच्छी है, एक बार आप लोग पढ़ लेना कि कोणार्क मंदिर पर कलश स्थापित करने से संबंधित स्टोरी। कोणार्क हमारे सिलेबस में है नहीं तो इसीलिए मैं छोड़ रहा हूँ। बाकी पहला राजा, इनकी जो जगदीश चंद्र माथुर की जो पहला राजा जो नाटक है, तो पहला राजा इसको मॉडर्न एलिगरी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि मॉडर्न एलिगरी का मतलब है कि आधुनिक अन्योक्ति, मतलब प्रस्तुत अर्थ के अलावा भी एक अन्य अर्थ होता है। प्रस्तुत अर्थ के अलावा भी एक अन्य अर्थ भी होता है। प्रस्तुत अर्थ के अलावा भी एक अन्य अर्थ होता है, उसको एलिगरी बोला जाता है। ठीक है, और इसमें मतलब जो नेहरू को प्रकांतर में दिखाया गया है, नेहरू युगीन लोकतंत्र को प्रकांतर में दिखाया गया है। पहला राजा जो है, ठीक है, पहला राजा जो है उसको नेहरू को इसमें नाटक में प्रथु के रूप में प्रकांतर से नेहरू को मूर्त किया गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, माथुर के अन्य नाटक शारदिया, दशरथ नंदन, रकुल रीति। ठीक है, राम कुमार वर्मा ये एकांकीकार हैं, बहुत मतलब
राम कुमार वर्मा का एकांकियों में भी प्रमुख नाम आता है। और राम कुमार वर्मा अपने युग के राष्ट्रीय जीवन को स्वस्थ और समृद्ध बनाने का प्रयास करने को लेकर के नाटक लिखते हैं। इनके 2 श्रेणियों में इनके नाटकों का विभाजन है, ऐतिहासिक नाटक और सामाजिक नाटक। ऐतिहासिक नाटकों में इनके प्रमुख नाटक हैं शिवाजी, कौमुदी महोत्सव, ये सब पे थोड़ा बस ध्यान रखना है क्योंकि हमारे सिलेबस का हिस्सा है राम कुमार वर्मा। तो इनका बस राम कुमार वर्मा के बस प्रमुख नाटकों को ध्यान रखना है। कोई इनका ऐसा कोई नाटक नहीं है जो हमारे सिलेबस का एग्जैक्ट हिस्सा हो, लेकिन राम कुमार वर्मा एज अ नाटककार हमारे सिलेबस में है। तो इनका किस तरीके से लेखन है उसके बारे में मैंने जो अंडरलाइन किया बस उसी को पढ़ना है, उसी से हो जाएगा। ठीक है। इनको डॉक्टर राम कुमार वर्मा को एकांकी सम्राट भी कहा जाता है। और एकांकी का मतलब भी मैंने बताया कि 1 अंक वाला ही नाटक होता है। ठीक है। और धर्म भारती और सबके बारे में उतना ये सब कंटेंट। और हिंदी रंगमंच का किस तरीके से विकास हुआ, तो हिंदी रंगमंच का विकास आपको बताना है कि कुछ लोग नाटक को एक साहित्यिक विधा मात्र मानते हैं और रंगमंच से अलग उसकी एक पृथक सत्ता की वकालत करते हैं, जिसमें प्रसाद का नाम आता है। प्रसाद नाटक को रंगमंच मतलब नाटक को ही प्राथमिकता देते हैं, रंगमंच को उतना नहीं जोड़ते हैं। लेकिन दूसरे वर्ग ऐसा है जिसमें रंग कर्मियों और समीक्षकों का एक ऐसा वर्ग भी जो रंगमंच को नाटक का अनिवार्य तत्व मानते हैं। तो ये डिबेट शुरू में शो कर देना है कि कुछ लोग नाटक को ही ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं और दूसरा वर्ग ऐसा भी है जो रंगमंच को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। और फिर क्योंकि इन लोगों का मानना है दूसरे वर्ग वालों का कि नाटक वस्तुतः मंच पर ही सही जिंदगी जीतता है। ये सामान्य धारणा बन चुकी है वैसे कि नाटक जो है वस्तुतः मंच पर ही सही जिंदगी जीता है। ठीक है। तो रंगमंच जरूरी है। तो ये इसकी स्टार्टिंग कुछ ऐसे ही करनी है कि कुछ समीक्षक ऐसा मानते हैं कि नाटक जो है नाटकों को रंगमंच के लिए नहीं, न कि नाटक ही जरूरी है। और कुछ हैं कि रंगमंच को नाटक के लिए, रंगमंच को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। तो हिंदी नाटक और रंगमंच के विकास वाला जब क्वेश्चन आए तो उसकी कुछ इस तरीके से स्टार्टिंग कर सकते हो। और फिर इसके बाद किस तरीके से भारत में प्रसिद्ध लोक नाट्य परंपराएं रही उनका जिक्र कर सकते हो। ठीक है। और इसमें नाट्य शास्त्र से अपनी बात रख करके चालू कर सकते हो कि नाट्य शास्त्र जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है वहाँ से नाट्य परंपरा विकसित और पल्लवित होती नजर आती है। फिर मध्यकाल में रास लीला जो कि ब्रज के क्षेत्र में ज़्यादातर देखने को मिलती है। और रास लीला के बाद रामलीला जो राम के व्यक्तित्व, राम के दर्शन पर, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस को आधार बना करके बहुत से नाटकों का मंचन होता आया नजर आया। फिर माच और ख्याल ये सब देखने को मिलते हैं मालवा में। नौटंकी, भगत और स्वांग ये सब उत्तर प्रदेश में। तमाशा महाराष्ट्र में। जात्रा बंगाल के रीजन में। ठीक है। भवई गुजरात के रीजन में। यक्षगान कर्नाटक में। नाचा छत्तीसगढ़ में। भांड कश्मीर में। अंकिया असम में। विदेशिया बिहार में। तो इस तरीके से हिंदी रंगमंच में नाट्य शैलियों की बहुत सारी क्षेत्रीय परंपरा रही हैं। और हिंदी में जो रंगमंच है वो नाटक और रंगमंच में अंतर संबंध है। और हिंदी और रंगमंच की बहुत सारी शैलियाँ रीजनल स्तर पर भी देखने को मिली हैं। हिंदी रंगमंच की पृष्ठभूमि की बात करें तो वही भरत मुनि से ही आपको स्टार्ट करना है। फिर पारसी रंगमंच का किस तरीके से विकास हुआ और पारसी रंगमंच के कुछ प्रमुख नाम आपको ध्यान रखना है। और किस तरीके से क्षेत्रीय स्तर पर बहुत सारी मंडलियां देखने को मिलती हैं, बहुत सारे थिएटर देखने को मिलते हैं। बनारस थिएटर का विकास, भारतेंदु नाटक मंडली का योगदान, बलिया नाट्य समाज का योगदान 1884। तो वो सब कुछ नाम यहाँ पे मैं अंडरलाइन किया हूँ, वो एक बार देखना है। बिहार में पटना नाटक मंडली। तो हिंदी रंगमंच की विकास यात्रा या हिंदी रंगमंच की पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा बहुत ये बात करनी है। और हिंदी रंगमंच की विकास यात्रा वाला क्वेश्चन आए तो उसको भारतेंदु युग से बताना है। ठीक है। भारतेंदु युग में किस तरीके से रंगमंच का विकास हुआ, फिर पारसी थिएटर आने से क्या कुछ बदला, और व्यावसायिक रंगमंच या पारसी रंगमंच का विकास किस तरीके से देखने को मिलता है। तो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, कुछ इसमें अलग से कुछ जानने का उतना ज़रूरत नहीं है। और फिर उसके बाद प्रसाद और हिंदी रंगमंच
रंगमंच में, क्योंकि प्रसाद के आने से, क्योंकि प्रसाद ने नाटक को अत्यधिक महत्व दिया था, तो रंगमंच के स्तर पर कुछ गिरावट जरूर देखने को मिलती है, क्योंकि प्रसाद का मानना है कि नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, ना कि रंगमंच के लिए नाटक। लेकिन इब्राहिम अलकाजी जो कि एनएसडी के डायरेक्टर हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के, तो इन्होंने प्रसाद का बचाव भी किया। इन्होंने कहा कि अगर कोई मतलब कि इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा यह प्रसाद की नहीं, हिंदी रंगमंच की कमी है कि वह प्रसाद के नाटकों के लिए अपेक्षित प्रयोगशालाओं का प्रदर्शन नहीं कर सका। तो इन्होंने प्रसाद का बचाव भी किया है। इसके अलावा रंगमंच के विकास क्रम में बताते हुए आप ये भी बता सकते हो, इप्टा का विकास हुआ, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, भारतीय जन नाट्य संघ का, ठीक है। तो 25 मई 1943 का, 2023 में इसके 80 साल पूरे हो गए थे। तो ये करंट की बात भी है, थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, इप्टा ने 2023 में 80 वर्ष का सफ़र पूरा किया था। इप्टा के ऊपर थोड़ा बहुत ध्यान रखना है कि इप्टा का विकास की ये डेट और इसका नामकरण रोमा रोला की पुस्तक पीपल्स थिएटर के आधार पर किया गया था, और यह आज भी सक्रिय है, और बहुत सारे थीम्स, बहुत सारी भाषाओं को शामिल करके इनमें नाटक लिखे जाते हैं। कुछ प्रमुख नाम, रामविलास शर्मा, रंगे राघव, ये कुछ ध्यान रखना है। पृथ्वी थिएटर आज भी बहुत सक्रिय है, जिसमें कपूर फैमिली के लोग हैं जो पृथ्वी थिएटर को आगे लेकर के जा रहे हैं, ठीक है। और इसकी जो नींव रखी है वो तो पृथ्वीराज कपूर ने 1944 में रखी थी, लेकिन आज वर्तमान में कुणाल कपूर जो हैं वो इसके मुख्य ट्रस्टी हैं, ठीक है। मोहन राकेश के आने से रंगमंच और बदल गया, ठीक है। और जो मैंने पहले भी बताया, एनएसडी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की स्थापना हुई, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एनएसडी की स्थापना 1959 में हुई। फिर एनएसडी का एक रंग मंडल बना जहां पर अभिनय किया जाता था, तो 1964 में वो रंग मंडल की स्थापना हुई, तो उससे बहुत ज़्यादा विकास हुआ, ठीक है। इब्राहिम अलकाजी एनएसडी के पहले डायरेक्टर बने, जो अभी मैं प्रसाद के स्टेटमेंट को बता रहा था। तो ये कुछ बातें बस, और अन्य संस्थाओं में नया थिएटर, दिल्ली में श्री राम सेंटर, इनका सबका थोड़ा बहुत जिक्र करना है, ठीक है। और यही सारी बातें कुछ बतानी है। और कुछ अव्यावसायिक रंगमंच की टोलियाँ भी देखने को मिलती हैं, जो यहाँ पे बस ये कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो आपको बस ध्यान रखना है, और उसी से सब कुछ हो जाएगा आपका। और इसमें कुछ सीमाएं भी हैं कि हिंदी रंगमंच क्यों इतना, क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं, कि व्यापक जनाधार नहीं है, कि अब चूँकि पश्चिम की शैलियाँ वो सब ज़्यादा विकसित हो गई, तो अभी सिनेमा का प्रभाव ज़्यादा बढ़ गया है, तो व्यापक बहुत सारा वर्ग ऐसा है जो सिनेमा दिखाता है, लेकिन नाटक देखने का उतना कुछ अभी लोग नहीं इंटरेस्टेड रहते हैं। दूसरी ये वही बात है कि अच्छे नाटकों का अभाव भी है, ठीक है। और बहुत बड़ी बड़ी रंगशालाओं का भी अभाव है, ठीक है। ये सारी कुछ सीमाएं गिना देनी है। सरकारी प्रोत्साहन का अभाव है। तो फिर उसके बाद ये जितने भी क्वेश्चन हैं 2000 से लेकर के 2024 तक, वो सारे क्वेश्चंस आप करने में सक्षम रहोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जैसे हिंदी रंगमंच के विकास को बताइए, नाटक के उद्गम और विकास को बताइए, मोहन राकेश की क्या योगदान रहा, हिंदी रंगमंच का विकास, वही घूम फिरा के नाटककार जयशंकर प्रसाद के नाटकों में गीत योजना, कि किस तरीके से नाटकों में मतलब गीतों का, जैसे हमने देखा कि चंद्रगुप्त नाटक में ही बहुत सारे मतलब गीतों का प्रयोग किया गया, तो उसके बारे में लिखना है कुछ। अंधेर नगरी नाटक की समकालीनता पर विचार करना है, मोहन राकेश के नाट्य शिल्प पर, जगदीश चंद्र माथुर पर एग्जैक्ट, आधे अधूरे मैंने बताया था, पति पत्नी किस तरीके से एक दूसरे को अधूरे पाते हैं, फिर सावित्री किस तरीके से अन्य लोगों के संपर्क में आती है, तो वो सारे, तो ये जितने भी क्वेश्चन है इनको एक बार अटेम्प्ट करना है। और क्वेश्चन नंबर इसमें क्वेश्चन नंबर 15, भारतेंदु ने अपने नाटक में संस्कृत की चरित्र चित्रण पद्धति का अनुसरण किया, क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 23 कि प्रसाद के नाटकों में व्यक्ति राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना को की विवेचना कीजिए, तो इसको लिखना है, और ये होमवर्क के तौर पर है।
फिर इसको लिख करके मुझे भेजना है। बाकी का कंटेंट जो भी है, अगर किसी भी क्वेश्चन में कुछ ऐसा लग रहा है कि कंटेंट की कमी है तो वो आप मुझे बता देना, मैं उसके ऊपर मॉडल आंसर आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। बाकी कल से हम लोग भारत दुर्दशा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और आज के लिए इतना ही इस सेशन में, और कल के सेशन